आप सुन रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना का उपन्यास एक थी तरु का धारावाहिक भाग 5। पिछले भाग में आपने सुना तरु की शादी असित से हो जाती है और सब कुछ ठीक होते हुए भी, कोई परेशानी ना होते हुए भी पता नहीं क्यों वो अपने अतीत में ही उलझी हमेशा दुखी सी रहती है। अब सुनिए आगे की कहानी। तरु के मुंह से निकला, अरे विपिन तुम? हाँ बुआ, शन्नू बुआ जी से पता चला आप यहाँ हैं, उन्हीं से पता मिल गया था, आज पूछता हुआ चला आया। बड़ी देर तक बैठा अपने किस्से सुनाता रहा। तरु ने पूछा, विवाह कर लिया या नहीं? कुछ झेपते हुए विपिन ने बताया, हाँ बुआ जी, हमारे साथ की लड़की है, नाम है लवलीन, वो ठाकुर है, हमने कोर्ट में मैरिज की है। अब तो सब मान गए हैं, बाबूजी तो हमारे पास आकर रह भी चुके हैं। वो संतुष्ट भाव से हंसी। कोर्ट मैरिज क्यों, लव मैरिज कहो, बहू को लेकर आना आप। अब आप आइए बुआ जी अपनी बहू को देखने, आप और फूफा जी दोनों आइए इतवार को। रात में असित ने कहा था, मेरी मांग तो पूरी हो गई, अब अपनी सोचो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बिटिया चाहिए थी, मैंने पाली, अब तुम? वो सकुचा गई। तुम्हें यही सूझता है? एक तो चंचल अभी छोटी है, दूसरे मुझे ज़रूरत भी नहीं, एक ही बहुत है। क्यों, बेटा नहीं चाहिए? स्त्रियों को तो पुत्र की कामना होती है। होती होगी, पर यहाँ एक ही ठीक है, काम करने की अपनी सामर्थ्य भी तो देख लूँ, उसमें क्या कमी है? नहीं, अब बस इसी को अच्छी तरह पाल लें। बस एक ही पर बस? हाँ, एक ही रहने दो, अब हिम्मत नहीं और की। जमाना कहाँ जा रहा है, आबादी का ये हाल है, बस एक ही काफ़ी। अब कुछ मदद भी हो जाए रश्मि की शादी में। जैसा चाहो, यहाँ तो एक नहीं, तुम में से सारा हिस्सा बटा लिया। बच्चा बस एक, तरु सोचती है, लड़की है तो क्या हुआ, रचनात्मक रूप से कुछ करने का श्रेय तो लड़की को ही अधिक है। सोती हुई चंचल को उठाकर ठीक से लिटा रही है, अपने लिए जगह बना रही है। कल तो मुझे फिर जाना है। असित की निगाहें तरु के चेहरे पर जमी हैं। तरु तरु ओ तरु। कैसी है ये पुकार? तरु रुक नहीं पाती, चंचल को थपक कर उठाती है। असित के साथ तरल विपिन के घर पहुंची। 2 कमरों का करीने से सजा फ्लैट, लकड़ी की पैकिंग केसों पर गद्दी बिछाकर सोफ़ा बना लिया गया है। खिड़की और दरवाजे पर पुरानी साड़ियों के झालरदार पर्दे, एक मेज़ जिसे विपिन ने सड़क के किनारे से खरीदा होगा, कढ़े हुए मेजपोश से ढकी हुई, उस पर एक ट्रांजिस्टर, कहीं कोई टीम टाम नहीं। करीने वाली लड़की है लवलीन। वो मुस्कुराती हुई आई, बुआ जी कहकर चरण स्पर्श किए। अच्छा लगा तरु को, शालीन भी है। उसने भेंट उसके हाथ में पकड़ा दी। इसकी क्या ज़रूरत थी बुआ जी? संकोच से कहा उसने। वाह, बहू का मुंह क्या फ्री में देखा जाता है? विपिन ने पैकेट खोल डाला। हाय, कितनी सुंदर साड़ी, हमारी बुआ जी की पसंद कोई ऐसी वैसी है? हाँ विपिन, पसंद तुम्हारी भी अच्छी है। थैंक यू बुआ जी, वो खुश होकर बोला। लिली को भी पढ़ने लिखने का शौक़ है, तभी तो तुम नियत लगा बैठे। तरु हंसी। विपिन के काम धंधे के बारे में बात होने लगी। वो बताने लगा, ये हिंदी अखबार वाले कहाँ अच्छा पे करते हैं, कन्वेंस चाय पान वगैरह में ठुक जाता है, सो अलग से अलाउंस नहीं देते? असित ने पूछा। बिल्कुल नहीं, पोस्टेज का ज़रूर देते हैं, पर बहुत कम। क्या होता है उतने से? इतनी तो चप्पलें ही घिस जाती हैं, फिर साबुन से धुले प्रेस के कपड़े ना पहने तो कहीं घुसने भी ना दें हमें। फिर कोई और काम क्यों नहीं करते? और करें क्या, नौकरी कहाँ रखी है? फिर अब तो इसमें मज़ा आने लगा है और हमारा कोई काम भी नहीं अटकता। घर में कोई बीमार हो, आधी रात को अस्पताल का डॉक्टर दौड़ा आएगा, डरता है ना कहीं ऐसी वैसी खबर ना छाप दें हम उसके खिलाफ। बेकार डरते हैं। कहाँ फूफा जी, एक भारी सी गाली विपिन की जुबान पर आते आते रह गई। तरु की ओर देखकर जीभ काट ली उसने। सॉरी बुआ जी, बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। फिर संयत होकर बोला, बोल तो फूफा जी, हर एक की कुछ ना कुछ होती है। ये डॉक्टर साले सब हरामी हैं। पेशेंट को घर पर देखते हैं जिसमें फ़ीस मिले, फिर उन्हें अस्पताल की सुविधाएं देकर अपने चांदी बनाते हैं। सरकारी दवाएं ये बेचें, हेरा फेरी ये करें, लोगों की जान से खेलते हैं साले। सीधे साधे साधारण आदमी की हर जगह मुश्किल। इनकी पोल पट्टी तो हम जानते हैं। आश्चर्य से तरु ने कहा, अच्छा?
हम लोगों की पहचानें भी बड़ी लंबी चौड़ी हैं, मिल के मजदूर से लेकर मैनेजमेंट और मंत्रियों तक, छात्रों से लेकर वीसी तक। सप्लाई, आबकारी, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, किस विभाग में हमारी पूछ नहीं। फिर तो चाहे जिसे भड़का दो, हड़ताल करवा दो, चाहे घेराव। हाँ हाँ, जनता को उकसाकर जो चाहे करवा दें, सब जगह पोल पट्टी, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, हम सबकी नस पहचानते हैं, जनता को तो बस उकसाने की देर है। उत्सुकता तरु की आंखों में झलक रही है। पोल कहाँ नहीं है, असद बोले, हम फिजिशियन सैंपल देते हैं, वो ससुरे बेच लेते हैं। गांव वाले और अनपढ़ लोगों को इंजेक्शन पर बड़ा विश्वास है, हरदम सुई लगवाने को तैयार। और ये क्या करते हैं पता है, डिस्टिल्ड वाटर दे, सुई भोंकी और पैसे खरे किए। तरु ने टॉपिक को फिर घुमाया। कभी कभी अखबारों में खबरें कैसे बेतुके ढंग से छपती हैं, समझ में नहीं आता मतलब क्या है इनका। कहना कुछ है, मतलब निकलता है कुछ, शब्दों का प्रयोग और भी अजीब। बुआ जी, 8वीं 10वीं पास लोग जब संवाददाता बन जाते हैं तभी तो भेजते हैं वे ऐसी खबरें, प्रूफ रीडर भी जैसे के तैसे। कल 3 कॉलम्स के ऊपर हेडिंग दिया था, ईरान से इराक का इतना इलाका घेर लिया, और 2 कॉलम से भरा था इंदिरा गांधी का भाषण। समझते कुछ हैं, लिखते कुछ, मतलब कुछ है, शब्द कुछ और। तो कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है तुम लोग सब जानते हो। पता हम लोगों को राई रत्ती होता है, जहाँ इधर की 2-4 बातें उधर पहुँचाई हल्ला मचने लगता है, पर हम लोग इन चक्करों में पड़ते नहीं। तभी तो बड़े बड़े आला लोग, सेठ साहूकार खड़े रहते हैं और तहसीलदार साहब तपाक से कुर्सी खिसकाकर आवाज़ देते हैं, आइए विपिन बाबू, कैसे कष्ट किया, कहिए। बड़े मज़े हैं फिर तो। अभी अभी 1 क्विंटल शक्कर का परमिट बहन की शादी के लिए अपने दोस्त को दिलवाया। किसी को सीमेंट नहीं मिल रहा था, हमने कहा, और 15 बोरे सीमेंट का इंतज़ाम हो गया। बहुत कुछ बताता रहा विपिन, नेता, अफसर, साहूकार, समाज सेवक, सबकी कलई खोलता रहा। ये नेता लोग बुआ जी चुनाव में खड़े होने से पहले ही अपने क्षेत्र के गुंडों को, क्रिमिनल्स को, बदमाशों को बटोरना शुरू कर देते हैं। साहूकार इन्हें अंधाधुंध पैसा देते हैं और जीतने के बाद ये उनका अंधाधुंध मुनाफा करवाते हैं, जनता की कीमत पर ही तो। गुंडों को खुली छूट, व्यापारी को खुली छूट, सरकारी लोग तो खुद ही सरकार हैं, मौका देखो और लूटो। अरे गुंडों बदमाशों की मदद के बिना तो भाषण या सभा कुछ भी ना हो पाए। करप्शन में एमए किए बिना तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, और चुन लिए गए तो समझो हो गए पीएचडी। तो तुम पत्रकार लोग जनता को समझाते क्यों नहीं कि ऐसों को वोट ना दें? ऐसों जिनके अपने कुछ मॉरल हो, गहराई हो, उनको चुने। वो खिलखिलाकर हंसने लगा। कैसी बात करती हैं बुआ जी, राजनीति के मैदान में अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते, फिर जो मुट्ठी भर ढंग के लोग हैं उनकी सुनेगा कौन? जनता तो है अनपढ़ गंवार, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो भी अपनी अकल से नहीं चलते। तरु लवलीन के कार्यों में भी हाथ बटाती जा रही है। साइड वाले कमरे में गैस पर खाना बन रहा है, चंचल विपिन के साथ खेल रही है। लवलीन की ओर इशारा करके तरु बार बार उसे बताती है, भाभी ये नेता पब्लिक का मनोविज्ञान जानते हैं, उसी का फ़ायदा उठाते हैं। आप ही सोचिए बुआ जी, एक विद्वान खड़ा होकर बोलेगा तो कहेगा देश का चरित्र संभालो, दूर करो, ये करो, वो करो। असद पान खाने निकल गए थे, लौट आए हैं। लवलीन ने साड़ी के पल्ले से सिर ढक लिया है। लो ये रख लो। पत्ते में लिपटे पान तरु ने पकड़ लिए और लपकती चंचल के मुंह में जरा सा टुकड़ा रख दिया। विपिन ने अपनी बात जारी रखी, यह आदर्शवादी लेक्चर तो जनता बहुत सुन चुकी है। अकल वालों की अकल मूर्खों के मस्तिष्क में नहीं घुसती। विद्वानों की बात को समझेगा यहाँ कौन? कौन गहराई से सोचने वाला है? लोगों को लगता है ये तो साला हम ही को उपदेश पिला रहा है, इसके बूते का कुछ नहीं। एग्जैक्टली, असद समर्थन करते हैं। और नेता खड़ा होगा भाषण देने तो हाथ फेंक फेंक कर चिल्लाएगा, ये सरकारी अमले, ये बीडीओ, ये थानेदार सब भ्रष्ट हैं। राशन की दुकानों का सामान ब्लैक में बिकता है, पब्लिक के हिस्से में आता है सड़ा अनाज ही। वो सीना ठोक कर चिल्लाएगा, हाँ नेता भी भ्रष्ट हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। जनता तरस रही है और इस साजिश में ऊपर का सारा तबका शामिल है। बुआ जी वो ज़ोर ज़ोर से चीखेगा। मैं कहता हूँ आप उनकी पोल खोलिए, खींच कर हटा दीजिए कुर्सी से, सड़क पर चित्त कर दीजिए। मैं रोकने आऊँ तो आप मुझे 10 जूते लगाइए।
जोरदार ताली पड़ती है उसकी बात पर और वो सीना तान कर दूने जोर से चिल्लाता है, ऐसे कानून ताक पर रख दीजिए जो गरीबों का गला काटते हों। जब तक जनता जनार्दन आगे नहीं बढ़ेगी किसी के लिए कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, हम लोगों के किए कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे किए भी कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं आया हूँ आपके सामने सच्चाई पेश करने। मैं आपके साथ हूँ, आप जो तय करेंगे उसके साथ हूँ। आपको मैं ठीक लगूँ तो बढ़ाइए आगे, नहीं तो फेंक दीजिए उठा के। आप आगे आइए, मैं आपके पीछे रहूँगा। लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्या जोरदार भाषण दिया है। और सच पूछिए बुआ जी तो उसने सिखाया क्या? मारपीट, गुंडागर्दी और क्राइम। पर क्या किया जाए, लोग उसी से खुश हैं। तो विपिन तुम ही कुछ करो ना, तुम तो सब समझते हो। इनकी असलियत खोलकर सामने रख दो, जनता तभी तो समझेगी। ठोकर पर ठोकर खाकर समझे, पर समझेगी ज़रूर। खाना तैयार हो चुका है। ये तो चलता ही रहता है बुआ जी, इस देश का ईश्वर ही मालिक है, वही चला रहा है। आइए फूफा जी, हाथ धो लीजिए। लवली ने बड़े सलीके से सब व्यवस्थित किया है, बहुत ढंग की लड़की है। कभी कभी जाने क्या होता है, ख़ास तौर से जब ट्रेन में अकेला होता है, अतीत के पृष्ठ एक एक कर खुलने लगते हैं। तरल के साथ और भी। उसे लगता है वो उसे समझ रही है, उसका दुख अपने मन में अनुभव कर रही है। कोई तो है जो हिस्सा बटा रहा है उन अनुभवों में, और असित सुनाता जाता है विगत की कथा। अपने भीतर से निकाल कर सब कुछ व्यक्त कर देना चाहता है। उसने कहा था, माँ जब दूसरी होती है तरल जी, तब बाप तीसरा हो जाता है। और भी कि जब पिता का विवाह हुआ वो नादान था। बुआ बताती हैं कि इन माँ के ग्रह कुछ ऐसे थे कि कहीं शादी नहीं होती थी। इनके पैर पट हैं ना। पट क्या? तरु ने पूछा था। मतलब तलवा बिल्कुल सपाट, भीगा पैर जमीन पर पड़े तो पूरा का पूरा छप जाए। हम लोग के एड़ी पंजे के बीच जगह रहती है ना। बुआ कहती थी ऐसा पाँव पटरा बैठा देता है। आप मानते हैं ये सब? मेरे मानने से क्या होता है, लोग तो मानते हैं। बुआ कहती हैं इसी के मारे पिता की नौकरी चली गई, बड़ी उम्र में शादी, घर में पैसे की कमी, ऊपर से पहली के 3-3 बच्चे संभालने को बहुत खींचती थी हम पर। वो तो ये कहो कि श्यामा जिज्जी की शादी ठीक ठाक हो गई। सौतेली माँ देखकर दया आ गई थी उन लोगों को। फिर जिज्जी काम करने में भी चटक थी, और हमारे बापूजी ने जो इनने कह दिया वो ठीक। उतरती उम्र की शादी में यही होता है। तरु सोच रही थी पर कुछ कहा नहीं। आप भी क्या सोच रही होंगी, अपने माँ बाप के लिए कैसे कहे जा रहा है? तरु क्या कहे, पर वो सिर हिला रही है। मिठाई का दोना लिए बिना वे उनके कमरे में घुसते नहीं, और हमेशा अस्वस्थ, कभी कुछ तो कभी कुछ। हम सब थे ना सेवा करने वाले। वो समझ नहीं पाती कि क्या बोले। अच्छा है जो असित उससे कुछ कहने की अपेक्षा नहीं करता, और असित तरु का चेहरा देखकर ही उसका समाधान हो जाता है। उस दिन की बात जब बिगड़े मूड में दोनों की झड़प हो गई थी, बाद में बताई थी असित ने। रश्मि सौतेली बहन है, उसके व्यवहार में परायापन नहीं है, बहुत छोटी राहुल राजुल के बीच की। असित पर अपना अधिकार अधिक समझती है। उसे लेना था नया सलवार सूट। माँ जी से कहा, उनने साफ जवाब दे दिया, अभी पिछले महीने तुम्हारा कार्डिगन आ चुका है। कहती है ज़्यादा ऊंचे दिमाग मत रखो, वैसे भी खर्चे के लिए हाय हाय मचाए रहती हैं रश्मि की शादी की दुहाई दे देकर। उनसे कहना बेकार है, असित दा से कहे। रश्मि सोचती है, पर इतना पैसा फालतू उनके पास होगा भी? अपने लिए तो बहुत कम ही रखते हैं, हर महीने पहले ही माँ जी को पकड़ा देते हैं। असित दा तो सावन में, भैया दूज पर, और वैसे भी रश्मि के लिए काफ़ी कुछ कर देते हैं। उनसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। इधर 2 दिन से दादा घर पर ही हैं, चलो आज कहूँगी। अम्मा जी कहती हैं अपना पेट जाया होता तो काहे इतनी चिंता होती। ससुराल से जब कभी श्यामा आ जाती है तो उस पर होने वाला खर्च भी उन्हें भार लगता है, पर ना बुलाएं तो भी मुश्किल। सब कहेंगे सौतेली माँ है, काहे को पूछेगी। सबसे अधिक भय असित से लगता है, घर में इतना रुपया देता है, श्यामा को ना पूछने पर क्या सोचेगा। कहीं सब अपने हाथ में ले लिया तो ना पैसा मिलेगा ना अपना नाम होगा। पिताजी कंपाउंडर थे तो बंधी बंधाई आमदनी थी, पर वहाँ से सस्पेंड चल रहे हैं। अब की बार श्यामा के आने पर असित की शादी की चर्चा हुई तो माँ जी ने उससे भी कहा, असित को समझाओ, उनका विचार है असित की शादी में जो मिलेगा उससे रश्मि के लिए सहारा हो जाएगा। 20-25 हज़ार तो आसानी से मिल जाएगा, कुछ सामान भी इधर का उधर चला सकती हैं।
इनकी हो जाए तब तो कहीं रश्मि की बात चलाएं। अच्छी अच्छी लड़कियां आ रही हैं, घर भी खाते पीते, पर वो सुने तब ना। फिर श्यामा ने समझाया, सोचो ज़रा, हमेशा थोड़े अच्छे रिश्ते आते रहेंगे, आगे का भी समझो। 27 पार कर गए और आगे कौन लड़की देगा फिर। पर वो तैयार नहीं होता। श्यामा की मौसिया सास की बेटी है, सुंदर, इंटर पास है, देंगे भी दिल खोल के, कई चक्कर लगा चुके हैं। वे लोग श्यामा से भी संपर्क बनाए हैं। असित के सामने बात हो जाए तो अच्छा है, आज आने को कह गए हैं। रश्मि के मन में खलबली हो रही है। उसने पूछा, दादा आज तो घर पर ही रहोगे? क्यों, काम है कुछ? आज वो लोग आ रहे हैं देखने और बात करने के लिए। उसने जानबूझकर पूछा, तेरी शादी की बात पक्की करने? रश्मि ठुनकती हुई बोली, हमारे लिए क्यों, तुम्हारे लिए आ रहे हैं। पहले भी 4 चक्कर लगा चुके हैं। फ़ोटो देखोगे दादा, वहीदा रहमान जैसी। वो फ़ोटो लेने दौड़ी, फिर तारीफ़ों के पुल बांध दिए उसने। इतना सामान ले लेकर आते हैं, मिठाई भी, फल भी। 2 ही लड़कियां हैं, लड़का एक भी नहीं। बाबू ने कहा है लड़के के सामने आकर बात कर लो, आज पिक्चर भी ले जाएंगे तुम्हें। दादा हमें भी ले चलोगे? हाँ, अपने सवालों की लिस्ट तैयार रखना, वो पिक्चर हॉल में मिलेगी। पिता कामता प्रसाद ने सस्पेंड होने के बाद अपना दवाखाना खोल लिया। बड़ी लड़की के डूबकर मर जाने के बाद से घर की किसी बात में दखल नहीं देते। पहली पत्नी मरी थी 3 बच्चे छोड़कर। असित बहुत छोटा था। दूसरी पत्नी राहुल की माँ बड़ी दबंग थी। सौतेली लड़की के डूब मरने के बाद से धीमी पड़ गई हैं। कामता प्रसाद की प्रैक्टिस ठीक ठाक चल जाती है, खर्च लायक कमा लेते हैं। अब नज़र कमज़ोर हो गई है, शरीर दुर्बल, पर चलाए जा रहे हैं। राहुल इंटर करके डिप्लोमा कर रहा है, बीच में 2 बार फेल भी हो चुका है। रश्मि 18वें में पहुंच रही है, प्राइवेट फॉर्म भरा है इंटर का। छोटा राजुल हाई स्कूल कर रहा है। बेमन से फ़ोटो हाथ में पकड़ लिया असित ने। सरसरी नज़र डालता बोला, पर मुझे तो तीसरे पहर की ट्रेन पकड़नी है, प्रोग्राम पहले से तय है। फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। रश्मि के मुंह से निकला, दादा माँ जी को मत बताना कि हमने तुमसे इस बारे में कहा, नहीं तो समझेंगी इसीलिए चले गए। नहीं, मैं क्यों कहूँगा, मैं तो पहले से ही जा रहा था। और दादा, रश्मि की हिम्मत नहीं पड़ रही है। झटपट कह डाल, वही सहेली वाली बात होगी। कुछ दिन पहले रश्मि ने बताया था, हमारी सहेली साधना है ना, वही जो घर पर आती रहती है, तुम्हारे बारे में खूब खोद खोद कर पूछती रहती है। कहती है तेरे दादा कितने हैंडसम हैं और कितनी अच्छी तरह बात करते हैं। फिर तूने क्या कहा? हम क्यों पीछे रहते हैं? हमने कहा हाँ वो तो हैं ही, और कितने स्मार्ट भी। क्या फिर कुछ कह रही थी तेरी सहेली? नहीं, उसकी बात नहीं, माँ जी तो कुछ समझती ही नहीं। तुझे कुछ चाहिए? दादा हमें एक सलवार सूट चाहिए। वो मचलती सी बोली, माँ जी तो एकदम मना कर देती हैं, हमारे पास 20 रुपये हैं, पर उतने में तो कपड़ा भी नहीं आएगा। असित उठा। जेब में से 50 का एक नोट निकालते हुए असित ने कहा, अब तो ठीक, बस इतना काफ़ी है। रश्मि लेकर नाचती हुई चली गई। लड़की वालों के आने के बाद तो फंस जाऊंगा, असित ने सोचा। वे घुमा फिरा के यही सब पूछेंगे, कैसी चाहिए, क्या चाहिए, और भी जाने क्या क्या। कैसी कैसी बातें पूछते हैं। असित को झल्लाहट होने लगती है। जब विवाह में रुचि नहीं तो कैसी चाहिएगा क्या मतलब। घर के लोग जो चाहते हैं असित का मानो करने की बिल्कुल गवाही नहीं देता। उस पर किए गए एहसानों का ब्यौरा पहले ही वहाँ पहुँच चुका होता है। फिर सहज रूप से संबंध बनाना संभव नहीं होगा। इस लड़की के बाप तो पहले ही कह गए हैं, जिनने इन बच्चों को पाला पोसा, लड़की का ब्याह किया, लड़के को लायक बनाया, वो माँ सौतेली कैसे, वो तो पूजने लायक है। विवाह से मतलब है सबकी स्वीकृति से जीवन भर साथ रहने को वचनबद्ध स्त्री पुरुष का एक जोड़ा, जो झींकेगा, लड़ेगा, एक दूसरे पर दोषारोपण करेगा और बच्चे पैदा करते हुए इस संबंध को जीवन भर घसीटता जाएगा। क्या करना है ऐसे थोपे हुए रिश्ते का, जहाँ पहले से भूमिका तैयार कर दी गई हो, जहाँ सिर्फ शिकायतें हों, अपनी बात मुंह पर लाने पर प्रतिबंध हो, एक बंधी बंधाई लीक पर चलते जाने को विवश। कितने नीचे स्तर पर उतर आते हैं लोग और सबके सामने ढोंग रचते हैं। नहीं, ऐसा संबंध मुझे स्वीकार नहीं, जहाँ खुली सांस लेने का मौका भी न मिले। और फिर असित घर पर रुका नहीं, बैग उठाया और जाने का प्रोग्राम तो तय था कहकर घर से निकल गया। क्या क्या देखा है इसका पूरा ब्यौरा तो शायद कभी ना दे सके, पर विवाह के नाम से घर छोड़कर भाग लेता था असित। मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, जैसे हम लोग पढ़े बले वैसे ही कुछ और लोग पले, सिर झुकाकर मुंह छिपाकर, वैसा ही एक घर और बसे उसे गवारा नहीं। इससे तो अच्छा है घर ही न बने।
एक मैं ही बिन ब्याह रह गया तो क्या बिगड़ जाएगा किसी का। उसे लगता है ज़िंदगी का ये अध्याय बंद रहे तो ही अच्छा। जो पृष्ठ पलटे जा चुके हैं वे आगे कभी ना खुलें, वही ठीक है। उसे उन दिनों की याद आती है जब उन लोगों से संबंध रखना लोगों को अपनी हेठी लगता था। एक वो भी समय था जब उसे अपना कहते हुए लोग कतराते थे, दूर दूर रखने की कोशिश करते थे और हमें जरा भी महत्व देने में जिनकी शान घटती थी। आज वही लोग आसपास घूम रहे हैं, हमसे जुड़कर बड़ा संतोष मिल रहा हो जैसे उन्हें। बड़ा अजीब लगता है सिद्ध को। एक दिन वे भी थे और एक ये भी हैं। परायेपन का पाठ उन लोगों ने पढ़ाया था जिनके अपनेपन के प्रति मन में कभी संदेह नहीं जागा था, और जिन्हें पराया समझा था उनसे इतना कुछ मिलेगा कभी सोचा भी न था। कभी कभी ऐसी मनस्थित हो जाती है कि स्वयं नहीं समझ पाता कि काहे से खुश होगा, काहे से खिन्न। बचपन में बहुत रिजर्व रहने की आदत रही है, अपने सुख दुख कहता भी तो किससे। माँ सौतेली जिसे आज तक अपना नहीं समझ पाया, और पिता इतनी दूर पड़ गए थे कि उनसे मन का कोई लगाव शेष नहीं रहा। श्रद्धा सम्मान कुछ नहीं है मन में उनके लिए, बस देह का संबंध है, वो निभाए जा रहा हूँ। जब से होश संभाला यही देखा है। कई बार रिश्तेदारियों में जा जाकर दिन काटने पड़े। वे अनुभव भी निराले थे। उस छोटी सी उम्र में कैसी कैसी स्थितियाँ झेल गया। उसके बाद विमाता ने बुलवा लिया। रिश्तेदार पीठ पीछे बहुत कुछ कहते थे, उसका असर पड़ा होगा। इस घर में आकर छोटे छोटे भाई बहनों की संभाल, हर समय कहीं न कहीं की दौड़ और झिड़कियाँ। पिता के सामने जाते हुए भी डर लगता था, पता नहीं इन माँ ने क्या लगाया हो और वे बिगड़ने लगे, मारा पीटी करने लगे। मुंह छिपाए छिपाए फिरता था सिद्ध। सुधा जिज्जी के मरने के बाद बड़ा डर लगता था। बड़े भयानक दिन थे। रातों में चीख चीख कर जाग जाता था। फिर कुछ दिनों को उसे बुआ के घर छोड़ दिया गया। तब पिता किसी अस्पताल में कंपाउंडर थे। एक बार बड़ा हल्ला मचा था। पिता पर अस्पताल की दवाएं बेचने का आरोप था और बहुत सी शिकायतें। फिर उनके तबादले के ऑर्डर्स आ गए थे। एक दिन मुंह लटकाए घर में आए और माँ की बारी बारी पायलें लेकर बाजार चले गए। असित से बड़ी श्यामा ने धीरे से उसके कान में कहा था, देखो ये पायलें अपनी अम्मा की हैं। अपनी अम्मा की? उसके कानों में टकराया। उसे उनकी बिल्कुल याद नहीं। पुराने संदूक में एक फ़ोटो है फ्रेम में लगी हुई। पिता नहीं लगते, एक चढ़ती उम्र का युवक है जिसके चेहरे में पिता का चेहरा झलक मारता है। एक झेपी झेपी सी युवती उनके साथ खड़ी है। रद्दी के सामान में डाली हुई फ़ोटो श्यामा ने निकाल ली थी। वो कभी कभी किसी साड़ी या जेवर को देखकर कहती थी, ये अपनी अम्मा का है। लेकिन असित को ये चीज़ें भी पराई लगती हैं। हाँ, माँ के फ़ोटो को बड़े ध्यान से देखता है, यही है मेरी माँ। माँ के चेहरे की कोई हल्की सी झलक उसे तरल के चेहरे से मिली, लेकिन ये बात बहुत बाद में उसके दिमाग में आई थी। फिर सामान बांधकर सब लोग नई जगह चल दिए थे, खानाबदोश की तरह। सबसे छोटा राहुल अभी पैदा नहीं हुआ था। जरूरी सामान साथ ले लिया गया। बाकी पलंग, मेजें, कलसे, परातें आदि एक कोठरी में बंद कर ताला लगा दिया गया। सारी अपनी अम्मा की जोड़ी गृहस्थी, श्यामा कहती थी। बाद में ठीक से इंतज़ाम कर लेने पर पिता ले जाएंगे। अभी से ले जाकर लादे लादे घूमने से क्या फ़ायदा। छूटे हुए सामान में असित की एक पीतल की जालीदार संदूकची भी रह गई, जिसमें उसकी कुछ अमानतें संजोई हुई थीं। बंधनवार की निकली हुई नलियाँ, उसका भाग्यशाली सिक्का जिसे जेब में रखकर उसे खेल में जीतने का विश्वास रहता था। फानूस से निकला एक कटावदार शीशा जिससे सारी दुनिया सतरंगी दिखाई देती थी, जिसे वो किसी को नहीं दिखाता था। घर में और स्कूल में भी उसे जेब में छिपा कर रखता था और मौका पाते ही एक आंख बंद कर खुली आंख के आगे शीशा घुमाता उन इंद्रधनुषी दृश्यों के आनंद में लीन हो जाता था। उस समय न विमाता की दुत्कार, न पिता की मार, न छोटे भाई बहनों के कारण मिला दुर्व्यवहार कुछ भी उस तक नहीं पहुंच पाता। कई बार उसी के पीछे साथियों से मारा पीटी भी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा था। अपनी उस छूटी हुई संदूकची के लिए उसने कई सालों की प्रतीक्षा की थी कि कब छूटा हुआ सामान आए और उसे अपना खजाना मिले, लेकिन वो सामान उसे फिर कभी नहीं मिला। महरी ने रश्मि को संवाद दिया, इधर लौड़ियन की सुनवाई हुई रही है। चतरू की दुल्हन के लौड़िया भई है। लगता है भगवान के यहाँ से अलग अलग खेप छोड़े जाते हैं, एक बार लड़कियों का, अगली बार लड़कों का। फिलहाल लड़कियों का चल रहा है। कुभाका ना बोलो बिटिया, वही के 2 बिटियाँ पहले से ही हैं, अब की वे लड़का हुई जाए देव। हमारे कहने से क्या हो जाएगा, हो सकता है तब तक भगवान लड़कों वाली खेप छोड़ दें।
अपनी नन्ही नातिन को टांगों पर औंधाए मेहरी तेल मालिश कर रही है। सामने का आंचल उतार कर एक तरफ डाल रखा है। इतने में मकान मालकिन शुक्लाइन आती दिखाई दी। शुक्ला जी बाहर रहते हैं, 2-1 साल में ही ये रिटायर होकर यहीं आ जाएंगे। 2 लड़के ब्याह गए हैं, छोटा दन्नू यहीं रह रहा है। पढ़ने में मन नहीं लगता, आवारागर्दी करता है। उससे छोटी लड़की हाई स्कूल में पढ़ती है। माँ जी, ओ माँ जी, रश्मि ने आवाज़ लगाई। श्यामा और असित से सुन सुनकर वो भी माँ जी कहने लगी है। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। धूप में चारपाई पर बैठी रश्मि थोड़ा खिसकते हुए बोली, आइए चाची, जरा धूप में बैठ लीजिए। साड़ी के घूम हाथ में समेटे वे उचक कर बैठ गईं। अरे बिटिया, कहाँ टाइम बैठन के ले, नेक अपनी अम्मा को टेढ़ ले आओ। रश्मि चिल्लाई, अरे माँ जी कहाँ हो, शुक्लाइन चाची बुला रही हैं। अरे तो बैठाल ले ओ, आ रही हैं। आते ही शुक्लाइन बोली, किराए दियो का? किराए तो दन्नू ले गए हते। शुक्लाइन का मुंह खुला का खुला रह गया। दन्नू ले गए हते, उन्हें काहे के दे दो? काहे बेमांगन आए, हमने कहीं महतारी ने मंगाई हुई हो, दे दो। रश्मि देखो जाए के दूध धरो अंगीठी पे, उफन ना जाए। परसों ते घर से गायब हैं दन्नू, हमें का पता का बात है। सोच ले हो गए होंगे सस कहूँ ससुरे, अब जानी यहाँ से किराया ले गए और शकल नहीं दिखाई। तुम दन्नू को न दया करो। रश्मि की माँ भरी बैठी थी, कभी पुताई कराए न मरम्मत। बाप ने मकान बनवा के खड़ा कर दिया, बेटे निश्चिंत बैठे खा रहे हैं। ये भी नहीं कि साल में 2-1 महीने का किराया ही मकान में लगा दें, ऊपर से हमेशा किराया बढ़ाने को तैयार। तभी तो औलाद एक के एक निकल रही है। कोई चुपचाप सिनेमा देखेगा, कोई होटल में खाए उड़ाएगा, और ये दन्नू तो हमेशा पिटते रहते हैं, पर फिर जैसे के तैसे। हम का जाने, तुम जानो बेजाने, उनने रसीद दई, हमने दे दो। रसीद तो उनके बाप आउत हैं तो बनाए के रख जाते हैंगे। इन नालायकन का को आसरा नहीं, खून पियन के ले हैंगे। दन्नू की हमेशा कोई ना कोई करतूत सुनने में आ जाती है। बाप आते हैं, उनसे शिकायतें होती हैं, वे मारते मारते खूना खून कर देते हैं। माँ रोती धोती हैं, कभी दन्नू घर से भाग जाते हैं। जब लगता है मामला शांत हो गया, लौट आते हैं, और कुछ दिनों में फिर वही हाल। शुक्लाइन चाची उठने को हुई, रश्मि की माँ ने रोक कर बैठा लिया। रश्मि की शादी की बातें होने लगीं। असित के गैर जात में ब्याह करने की बात अब ठंडी पड़ने लगी है। अब तो उन्हें रश्मि की चिंता है, निपट जाए अच्छी तरह से, फिर तो उन्हें असित से कोई आशा नहीं रहेगी। उन्हें लगता है अभी तो मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं, कोई हमेशा थोड़े ही करते रहेंगे। खटका तो उन्हें पहले ही था कि असित करेगा अपने मन की ही। सौतेली लड़की की शादी में भर भर कर देने के लिए वे हैं, और असित की बार कुछ आस लगा सकें इसके लिए वे कोई नहीं। पहले बड़ी दुखी हुई थी, फिर श्यामा ने आकर मध्यस्थता की, उन्हें समझाया, अरे माँ जी तुम नहीं करोगी तो वे कोर्ट में जाकर कर लेंगे। हमें कौन अच्छा लग रहा है, पर अच्छाई इसी में है कि तुम ही करवा दो शादी। तब उनने भी सोचा कौन बिगाड़ करे, रश्मि की नैया तो उसी की मदद से पार लगनी है। 2-4 साल में राहुल भी लग जाएगा, तब तक इसी का आसरा है। काहे बहू का हाल है? शुक्लाइन ने पूछा। हाल का हुई, आप अच्छे तो जग अच्छो, अबे तो पूछती हैं, रश्मि से तो पटत हैगी। सो तो है, ननद को बाजार ले जाए के खरीदारी करवाए रही हैं, रश्मि तो बहुते खुश हैं। तरल ननद को हर बार कुछ न कुछ शादी के लिए खरीदवा जाती है, उसकी पसंद का पूरा ख्याल रख रही है। वो भी भाभी के साथ उत्साह से खरीदारी कर रही है। जेवर, कपड़ा, बर्तन असित तरल कर रहे हैं, नाज, पानी, घी, शक्कर वगैरह रश्मि की अम्मा के जिम्मे। लड़कों के बारे में बात होने लगी। 2 जगह से हाँ हो रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। असित को बैंक वाला ज़्यादा ठीक लगता है, कॉलेज में पढ़ाता है वो इतना अच्छा नहीं। बात कुछ लेन देन पर अटकी है। शुक्लाइन को उठने का उपक्रम करते देख उन्होंने रश्मि को आवाज़ लगाई, चाची के लिए पान लगाए लाओ। रश्मि पान लगा रही है, कान बाहर लगे हैं अपनी शादी की बात पर। राजुल आकर खड़ा हो गया है, ये कैसे लगा रही हो, ठीक से लगाओ। तू चुप रहे, हमें आता है। ये कैसा उल्टा सीधा लपेटा है, ठीक करो। चुप नहीं रहेगा, बकबक किए जा रहा है, तू हमें मत सिखा। अच्छा समझ गए, तुम्हारी शादी की बात हो रही है, वही सुन रही हो। झूठ बोलता है, ले जा पान। तभी ना बार बार चुप कर रही हो और भगा रही हो। रश्मि रुबासी हो आई, झूठा नाम लगा रहा है, हम कहाँ सुन रहे हैं। पान लेने दरवाजे तक आ पहुँची माँ जी बोल उठी, अच्छा वो सुन रही है तो तुम्हारा कहाँ जा रहा है, जाए कि अपना काम करो। वे पान लेकर चली गई। अरे भाभी तुम यहाँ छिपी खड़ी हो, मैं सब जगह ढूंढ आई,
कहती हुई रश्मि पास आ गई। अकेली खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? बाहर चबूतरे पर बड़ा मज़ेदार डिस्कशन हो रहा है। 3-4 लोग थे। बाद में मास्टर जी और उनका लड़का भी आ गए थे। चबूतरा पॉलिटिक्स हमारे यहाँ की खासूसियत है। हर मसला चाहे कहीं का कैसा भी हो, पहले चबूतरे पर ही डिस्कस होता है। हमारे यहाँ भी। हम जब छोटे थे रश्मि, 1947 से पहले की बात है, तब गांधी जी का आंदोलन जोरों पर था। हमारे चबूतरे पर भी ऐसी ही गर्मा गर्म डिस्कशंस हुआ करते थे। आज सुनकर मज़ा आ गया। तब लोगों में जोश था, निष्ठा थी, कुछ उद्देश्य था। हाँ, मास्टर जी के लड़के का नाम क्या है? बबुआ का? अरुण चंद्रा। मास्टर साहब ने अपने नाम के आगे से जाति तभी निकाल फेंकी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर कॉलेज छोड़ दिया था। इनके भाई चाचा वगैरह बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, ये बेचारे रह गए। अब लड़के को इस सब में पढ़ने से मना करते हैं, कहते हैं पढ़ो लिखो ज़िंदगी बना लो। तुमसे कहना तो मैं भूल ही गई भाभी, माँ जी तुम्हें कब से बुला रही हैं। सामान की लिस्ट बनाई जा रही है। आज शाम तक सारा ताम झाम धर्मशाला में पहुँच जाना है। तरु को मालूम है धर्मशाला सिर्फ 3 दिन के लिए मिली है। वैसे काफ़ी बड़ी और खुली हुई है, कमरे भी काफ़ी हैं। रश्मि की विदा के बाद ही खाली कर देनी होगी, छोड़ते ही अगली पार्टी आ जाएगी। इन दोनों बहुत शादियां हैं। घर में मेहमान काफ़ी आ गए हैं, हलचल बढ़ गई है। आने वाली अपनी अपनी निगाह से तरल को तौल रहे हैं। अलग अलग झुंड बनाकर लोग छोटे मोटे कामों में लगे हैं, साथ में बातें भी चल रही हैं। लड़कियों में उत्सुकता है। असित भैया ने लव मैरिज की है, ऐसा क्या है भाभी में? ऐसी सुंदर तो नहीं है, देखने में साधारण होते हुए भी अच्छी लगती हैं। व्यवहार खूब अच्छा है, खूब बातें करती हैं, काम भी तो डटकर कर रही हैं। लड़कों का कहना कुछ और है। सिर्फ गोरा रंग ही सब कुछ नहीं है, काली तो बिल्कुल नहीं। कुछ गिरता रंग, पर बोलचाल व्यवहार कितना अच्छा है। बार बार मिलने बोलने का मन करता है। ढंग भी खूब है, ऐसा कि घर बाहर हर जगह निभ जाएं। प्रभाव पड़ता है कि मिले हैं किसी से। हाँ, कुछ है तो अपनी तरफ खींचता है जो। मन का साथी मिल जाए तो क्या बात है। तरल चुनौती सी खड़ी है सबके सामने। कुछ कुछ रिमार्क कानों में पड़ रहे हैं। लड़का इतना हैंडसम, बीवी और बढ़कर मिल सकती थी। चलो जो है सो ठीक है। असित भाई कौन गोरे हैं, उनसे तो साफ ही है रंग। तरल को खुद लग रहा है शादी के बाद उसका रंग काफ़ी खुल गया है। मिला जुला तो कुछ भी नहीं, किसी बड़ी बूढ़ी का रिमार्क था। भाई कुछ जमा नहीं, पता नहीं काहे पर रिझ गया। पागल हुई हो, लव मैरिज में कुछ मिलता है? बस लड़की मिलती है। तरु को याद है असित ने कहा था, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा। वो सोच लेती है और किसी को अच्छी लगूँ ना लगूँ क्या फ़र्क पड़ता है। पास के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। अब लाला काहे को पहचानेंगे, अब तो सब भूल गए। जब इंटरव्यू देने आए थे हमारे पास तो इनसे कहते थे दादा हमें टाई बांधना सिखा दो, इन्हीं ने सिखाया था सब ढंग सहूर, पर अब काहे को याद होगा। बाहर आंगन से तरल सुन रही है। खूब ठसके वाली जिठानी है, फुफुआ सास की बहू। पढ़ी लिखी नहीं तो क्या हुआ, पैसा तो है, सबको कुछ ना कुछ सुनाने रहने का अधिकार है इन्हें। रहने दो भाभी, किसी ने टोका। बाहर आंगन में तरु भाभी हैं तो हम क्या करें, उन्होंने इठलाकर कहा। तब भाभी भाभी करते मुंह नहीं थकता था असित लाला का। मैं कोई झूठ बात कह रही हूँ क्या? अब कोई नहीं पूछता कहाँ दादा कहाँ भाभी। रश्मि ने तरल के पास आकर बताया था, इनकी ऐसी ही आदत है, हर एक से कुछ ना कुछ शिकवा है इन्हें। चाहती हैं सब इनके गुण गाते, इनके चारों तरफ घूमते रहें। तरु का उत्साह फीका पड़ गया। असित ने बताया था जाता था तो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। घी, खोया, आम, अमरूद भर भर कर पहुँचाता रहता था। तब लाला लाला करते पीछे घूमती थी। अब दादा का प्रमोशन हो गया है ना, रुतबा बढ़ गया, ऊपर की आमदनी के ज़रिए बन गए। तब तो कहीं जाना होता था तो मुझे लिख देती थी। टिकट के पैसे भी मैं कभी नहीं लेता था, पहुँचा आता था सो अलग। नौकरी लगने पर सबसे पहले उन्हीं को उनकी पसंद की साड़ी खरीदवाई थी। और मैं करता था तब इनके मान का भूखा था ना, पर उस सब को उनने अपना अधिकार समझ लिया। अब पोस्टिंग दूर हो गई है तो जा नहीं पाता, तब से बड़ी शिकायतें हैं। वे चाहती हैं और सबको छोड़ उन्हीं के हिसाब से चलूं। सौतेला सौतेला याद दिलाती रहती थी, पर अब मेरा भी तो कुछ फ़र्ज है। असित को याद है आते जाते कुछ ना कुछ लेकर ही उनके घर रुकता था। बस एक बार 1 हफ्ते रहा था जब पिताजी का दूसरा ब्याह हुआ था, पर कहती फिरती हैं कि सौतेली माँ के मारे हफ्तों हमारे पास पड़े रहते थे। तरु का मन उबने लगा है। पहले की विपन्नता और असहायता की याद दिला दिलाकर लोग अपनी कृपा से तरु को अवगत कराना चाहते हैं।
क्या करना है मुझे इन सब से। 4 दिन बाद सब अपने अपने घर होंगे, बस रश्मि की शादी अच्छी तरह निपट जाए, यही मना रही है तरन। भाभी तुम्हें पता है, ये लोग सगापन दिखा दिखा कर, फुसला फुसला कर तुम्हारे बारे में टोहती रहती हैं। थोड़ी सी बुराई कर दूं तो मगन हो जाएंगी। तो कर दो ना, उनके मन की भी हो जाए। अरे फिर एक की 10 इधर उधर लगाएंगी और बढ़ा चढ़ा कर तुम्हारे कान भरेंगी। रात को तरु ने असित से कहा था, सुनते हो, मैंने तुम्हें बहका लिया है। कहने दो उन्हें, उसे अपने में समेटते हुए कहा असित ने, मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चाहिए था। इस स्पर्श के साथ एक और स्नेह भरा स्पर्श तरु के मन को छू जाता है, जिसका आकर्षण कभी कम नहीं होगा। अपने मन में ही दोहराती है, अब मुझे कुछ नहीं करना। यही तो असित ने कहा था, तुम बहुत कर चुकी, अब मुझ पर छोड़ दो, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ असित, तुमसे मुझे दुखों ने जोड़ा है, सुखों के सपनों ने नहीं। ये लेई इतनी कच्ची नहीं कि जरा से ताप से खुल जाए। एक आश्वस्ति जो अंत तक संभाले रहेगी। निश्चिंत पलकें मुंद जाती हैं। मकान मालिक शुक्ला जी के घर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। आज तो हड्डियाँ तोड़ के रहूँगा, ले हरामी। हाय हाय रे, अब नहीं करेंगे बाबूजी, अब कभी नहीं। नहीं समझेगा कभी तू, आज तुझे ठिकाने लगा कर रहूँगा। और मारपीट के साथ साथ हाय हाय की आवाज़ें। हाय अम्मा, हाय बाबू, हाय हाय रे, मर गया रे। तरु और रश्मि बरामदे में निकल आई हैं। कैसी बुरी तरह मार रहे हैं। वो है ही 420 भाभी, यही है इनका 3 नंबर का लड़का दन्नू। जब आते हैं 2-4 बार भूत उतार जाते हैं, पर वो भी एक ही बेशरम है। उधर वो गए, इधर ये फिर चालू। चीख पुकार और मारने की आवाज़ें बराबर आ रही हैं। ऐसे मारने से तो बच्चे और बिगड़ जाते हैं। बच्चा नहीं, 18-19 साल का सांड है, उसकी शुरू से यही आदतें हैं। रश्मि उसके किस्से सुनाने लगी। छोटी बहन गर्ल गाइड्स में थी, उसकी यूनिफॉर्म का नेवी ब्लू दुपट्टा आया। शाम को उसने तह लगाकर हैंगर पर टांग दिया। सुबह पीटी के लिए जल्दी पहुंचना था। वो तैयार होकर दुपट्टा उठाने आई तो देखा दुपट्टा है ही नहीं। काहे अम्मा, तुमने धर दो का, यहाँ अरगनी पे टांगो हतो। हम काहे के धरी हैं, वहीं पे पर हो ही हो। उसने इधर उधर चारों तरफ ढूंढा, दुपट्टा कहीं नहीं। अरगनी की लहदी टटोली, गंदे कपड़ों की गठरी, संदूक छान मारा, गुसल खाने में भी नहीं। दुपट्टा कहीं हो तो मिले। हमेशा देर हुई जात हैगी, आज टाइम से तैयार हुई गई तो दुपट्टा ससुरो गायब। वो हल्ला मचा रही थी। अम्मा भी ढूंढने में जुट गईं। दन्नू से बड़े मन्नू ताव खाते हुए बिस्तर से उठे। संभाल के धरो नाई जाते किसऊ से, जाइए कहाँ, यहीं होइए। उनने बिस्तरों को भी उलट पलट डाला। दन्नू पड़े सोते रहे, किसी ने जगाया भी नहीं। बहन ने रोना शुरू कर दिया। नेक सो दुपट्टा है, कहूँ दब गए हुई है। मन्नू ने सांत्वना दी। गठरी फिर उल्टी गई, अरगनी की लहदी बिखेरी गई। बाहर वाला संदूक खोला गया, दुपट्टा नहीं मिला। हार कर मन्नू नया लेने चले। मोहल्ले की दुकान पर नेवी ब्लू दुपट्टा मांगते ही दुकानदार ने झट एक तह लगाया हुआ प्रेस किया, दुपट्टा पकड़ा दिया। जय तो लियो बाबूजी, कल दन्नू बेच गए हते, कहकर दुकानदार ने खीसे निपोड़ दी। आश्चर्य से मुंह खुला रह गया मन्नू का। दन्नू बेच गए हते? हाँ, आए के कहन लगे, नवो दुपट्टा है, एको बार ओढ़ो नहीं गो, अब जा कलर की जरूरत नहीं है। साला चोट्टा, औने पौने दामन पे बेच गए बहनी का दुपट्टा। दुकानदार से कुछ कहने से क्या फ़ायदा, लाकर पटक दिया बहन के सामने। यहाँ कहाँ मिली है दुपट्टा, सामई को दन्नू बेच आए हते। दन्नू बेच आए हते? माँ ने कपाल पीट लिया, फिर सोच कर बोली, पर बे तो सामई से घर ना ही हते, रात 10 बजे आए और खाए के सो गए। दुपट्टा बेच के सनीमा देखन गए हुई है ससुरा, चोर कहूँ का, नालायक। है कहाँ दन्नू? अबे दन्नू। दन्नू की ढूंढ पड़ी, अभी अभी तो सो रहे थे, जैसे ही सुना भाई दुपट्टा खरीदने जा रहे हैं, चुपके से सरक लिए। आउन देव ससुरे को, जइहें कहाँ, गुस्से में मन्नू चिल्ला रहे थे। बहनी के दुपट्टा भी नहीं छोड़ो, कैसो हरामी पैदा भयो है, खून पियन के लिए जन्मो है राक्षस। माँ बड़बड़ाती रहीं। रश्मि और तरु बातें करती चबूतरे पे निकल आई हैं। किताबें लादे पड़ोस की उमा ने आकर अपना दरवाज़ा भड़बड़ाया। उमा का घर आगे सामने की तरफ है। दरवाज़ा खुलते उमा उत्तेजित सी अपनी माँ से कह उठी, अम्मा, वो जो गुंडा बस में लड़कियों को परेशान करता था, जिसे पुलिस पकड़ ले गई थी। रश्मि और तरु चबूतरे के उस ओर के कोने पर पहुंच गईं। उमा, किसे पकड़ ले गई पुलिस?
एक गुंडा था, खूब छेड़ा करता था बस में लड़कियों को, गंदी गंदी बातें बकता था। एक दिन एक लड़की की चुन्नी खींच ली। अगले दिन वो अपने भाई को बुला लाई तो गुंडे ने उसके छुरा भोंक दिया, तब पुलिस पकड़ ले गई थी। अच्छा, आज फिर वो बस स्टैंड पर खड़ा था, सबको धमका रहा था कि एक एक को देख लेगा। उमा के पिता बाहर निकल आए थे। छोड़ दिया होगा कुछ ले लेवा कर, या किसी नेता का पालतू रहा होगा, उसी ने छुड़वा लिया होगा। उमा, तुम किसी के बीच में मत पड़ना, अब तुम रिक्शे से जाया करो। पर बाबूजी, वो लोग जो बस से जाती हैं वे कहती हैं हम रोज़ रोज़ 3 रुपये रिक्शे के लिए कहाँ से देंगे। तुम्हें उनसे क्या करना, तुम अपनी देखो। उमा का चेहरा तमतमा रहा था। कैसा अभागा शहर है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई हत्या, अपहरण, बलात्कार या दुर्घटना ना होती हो। लोगों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ती है। तरु ने अखबार पढ़कर मेज पर रख दिया। पैसा, पद, प्रभाव तीनों की मिली भगत है। विपिन बताने लगा, ये ठेकेदार, एमएलए और थानेदार तीनों मिले हुए हैं बुआ जी। 1.5-2 लाख का ऐशगाह बनवाया है उसने। उसकी निगाह गांव से आई एक मजदूरनी पर थी। पहले लालच देता रहा, जब नहीं मानी तो राम स्वरूप ने अपने गुंडों से उड़वा लिया। उसका आदमी रिपोर्ट लिखाने गया तो थानेदार ने लिखी नहीं, उसे धमका कर भगा दिया। उल्टे औरत पर तोहमत लगा दी, किसी से फंसी हो गई, भाग गई तो हम क्या करें। हमारे गांव की बात हमसे छिपेगी भला। उसका आदमी रोता हुआ गांव गया। वहाँ के पुराने जमींदार बड़े सज्जन आदमी हैं, उनकी बिटिया यहीं ब्याही है, कभी आपसे मिलाएंगे बुआ जी। अब तो पूरा गांव इनके खिलाफ है और हमारे पास तो पक्के सबूत हैं, एक नहीं तीनों के खिलाफ। विपिन की बात तरु बड़ी रुचि से सुन रही है। थानेदार तो खुद साला चोर है, उसके एरिया में चोरी रहजनी होती है, उसका हिस्सा उसके घर पहुंच जाता है। गुंडों को राजनीति में संरक्षण मिला है, कोई किस्सा उभरता भी है तो ऊपर से दबा दिया जाता है। गरीब आदमी बेचारा साधनहीन, उसे डरा धमका कर चुप कर देते हैं ये लोग। ज़्यादा गड़बड़ की तो मार दिया जान से, बस इनका रास्ता साफ। अब की तो हमने सोच लिया है, अपने गांव की मदद करनी है। तुम अकेले क्या क्या कर लोगे विपिन। अकेले कहाँ बुआ जी, पूरा गांव साथ है, सब गवाही देंगे। ऐसे तो जब वो लोग हल्ला मचाते हैं, ये भ्रष्ट लोग झूठी वारदातों में उन्हें फंसा देते हैं, बेचारी की ज़िंदगी चौपट कर देते हैं, तबाही मचा रखी है। चुनिया की बात को अब दबाया नहीं जा सकता। चुनिया नाम है उसी औरत का, पता नहीं जिंदा है या मार डाला इन राक्षसों ने। तो इतने दिन तुम यही सब करते रहे। वही मैं कहूँ कि विपिन आजकल कहाँ है। लवलीन से पूछा तो उसे भी पूरी बात नहीं मालूम थी। पूरी बात कैसे बताएं उसे, वो डरती है, कहती है तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मायके वाले तो वैसे ही खफा हैं, पर हम डर कर कैसे बैठ जाएं। तुम उसे हमारे यहाँ भेज दिया करो, अकेली परेशान होती होगी। बुआ जी, कोई एक दिन थोड़े ही है, यहाँ तो ज़िंदगी ऐसे ही बीतनी है। वैसे सब बता भी दें, पर आजकल उसकी तबीयत ऐसी ही चल रही है, उससे कह दूँगा आपके पास चली जाया करे। अखबारों में चुनिया अपहरण कांड जोरों पर है, कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। निशांत की बिक्री बढ़ गई है, हर जगह वही चर्चाएं। विपिन का नाम बार बार सामने आता है, उसके पास टेप मौजूद है। इधर चुनिया की लाश मिल गई है, एमएलए, ठेकेदार और थानेदार बुरी तरह फंस गए हैं। तरु को आजकल बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। लवलीन को दिन चढ़े हैं, ऊपर से आए दिन विपिन को मिलने वाली धमकियों से वो दिग्न रहती है। विपिन किसी की नहीं सुनता, वो तुल गया है। तरु समझाती है तो कहता है, बुआ जी आप ही तो बताती थी कि पत्रकार का कर्तव्य क्या है, अब पीछे हटने को मत कहिए। हफ्ते भर बाद फिर आया विपिन। देखा बुआ जी, ये चिट्ठी आई है, कैसे धमकाते हैं, लिखते हैं हमारे बीच मत पड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकर पढ़ा तरु ने, और भी बहुत कुछ लिखा है चिट्ठी में। ये तो लिखकर भेजा है, कहलवा भी चुके हैं कई बार। पूछते हैं कितना पैसा चाहते हो, खरीदना चाहते हैं हमें। पढ़ा बुआ जी, हम पर पीठ पत्रकारिता का आरोप लगा रहे हैं, और साले खुद क्या हैं। वो हमारे बहन के नौकर की लड़की है, हम नहीं छोड़ेंगे। हम कई बार उससे पहले भी मिल चुके हैं, हमसे भैया जी कहती थी, बड़ी नेक लड़की थी, अभी उम्र भी 18-19 की ही थी। असित कहते हैं विपिन को समझाओ, ये सब ठीक नहीं, वो अकेला पूरी व्यवस्था से कैसे जूझेगा, हर कदम पर उसकी जान को खतरा है। पर विपिन नहीं मानता। अखबार में फिर उन तीनों के कच्चे चिट्ठे खोले गए, मशहूर गुंडों बदमाशों के नाम और उनकी करतूतें प्रकाशित की गईं। विपिन को जो पत्र लिखे गए थे वे भी छपाकर सार्वजनिक किए गए, उनकी दी गई धमकियों से अवगत कराया गया। सबका श्रेय विपिन को। लवलीन रोई धोई
तरु फिर विपिन के घर पहुंची, होने वाले बच्चे की दुहाई दी। असित ने लाख समझाया, विपिन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो थानेदार को भी नहीं बख्शता। तीनों की करतूतें सामने आ रही हैं, चारों ओर थोड़ी थोड़ी हो रही है। संपादक ने कई बार इशारा किया, ये क्या कर रहे हो? इन लोगों से भिड़ने से पहले अच्छी तरह सोच लो, हर तरह का खतरा हो सकता है। पर विपिन पर एक नशा सा चढ़ा है, जैसे जुनून सवार हो गया है उसे। बस एक ही बात दोहराता है, अब पाँव पीछे नहीं देना है। सारी दुनिया जान ले विपिन बिकने वाला नहीं है। अब पीछे लौटना नहीं है, सोचना नहीं है, अब बस करना है, कर डालना है। ठेकेदार, थानेदार, एमएलए तीनों अपने अपने ढंग से उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपिन किसी तरह काबू में नहीं आ रहा। वो हंसता है, ये लोग कहाँ किससे दबते हैं। अपने खिलाफ तथ्य सिद्ध होने पर कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए दबते हैं। अब तक लालच दे रहे थे, खुशामद कर रहे थे, अब धमकी पर उतर आए हैं। पर हमने जो काम हाथ में लिया है उसे अधूरा नहीं छोड़ना है। आप डरिए मत बुआ जी, लिली को भी समझा दीजिए, हम सबसे निपट लेंगे। तब आप कहेंगी ऐसे होते हैं पत्रकार। तरु को लग रहा है उसकी फेंकी चिंगारी सुलग उठी है। अब अंगारों को धूल डालकर बुझाने की लाख कोशिश करे, कुछ नहीं होने वाला। बहुत सी रहस्यमय अनुभूतियाँ, विभोर करती ध्वनियाँ, कोमल रंग, सुकुमार अनुभव और अनेक सुहानी महकें जो बचपन में हमें मिली हैं, अगली पीढ़ियों को नहीं मिलेंगी, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। अनेकानेक अनाम पंछियों का संयुक्त कलरव, जिनमें कुछ ध्वनियों का अपना अस्तित्व होता था, अब सुनने को नहीं मिलता। तब लगता था दुनिया में अनेक प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। वनस्पतियों के निराले संसार में आश्चर्यजनक विविधता थी। हर मौसम की अपनी गंध, अपना स्पर्श, अपने रूप, रस और ध्वनियाँ थीं। अब वो सब नहीं लगता। सब तरफ आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं, या सड़कें और मकान। चांदनी तो आज के जीवन से ही गुम हो गई, उसकी जगह बिजली की कृत्रिम रोशनी ने ले ली है। रात्रियों के नित नए रूप कहीं खो गए हैं। चांद तारों का अनोखा संसार आंखों से ओझल रह जाता है। पीछे के बाड़े में करौंदे के झुंड से उठती एक लंबी संगीत की तान सी आवाज़ जिस पक्षी की थी, तरु उसे देखते ही पहचान लेती थी। स्वर्ण चंपा पर लगातार ठाकुर जी रटने वाली चिड़िया की झलक भर मिलती थी, और सघन वृक्षों के पत्तों से आती क्रीं क्रीं चीं चीं ट्यूं ट्यूं और बहुत सी कर्ण मधुर ध्वनियाँ वातावरण में अवर्णनीय माधुर्य भर जाती थी। पता नहीं किस पक्षी की आवाज़, जैसे कोई घड़ा भर भर कर उड़ेल रहा हो। गिलहरी दोनों पाँवों पर बैठकर हाथों में कोई छोटा सा फल पकड़े दांतों से चिट चिट करती खा रही होती, और तरु की आहट पाते ही भाग जाती, जैसे तरु उसका फल छीनने आई हो। भोर से सांझ डूबे तक प्रकृति की संगीत में ध्वनियाँ, सारा परिवेश जीवंत सा प्रतीत होता था। अब वो सब कुछ नहीं है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का प्रतिदिन बढ़ता अनवरत शोर, हर घर में गूंजते रेडियो के वही फिल्मी गीत, कान फोड़ू लाउड स्पीकर या चक्कियों और मशीनों की अविराम एक रस आवाज़ें। आरती की बेला में मंदिर की घंटियों की प्रिय ध्वनि अब सुबह शाम कानों में नहीं पड़ती। प्रसाद तो शायद अब कोई बांटता ही नहीं। रास्ते के आसपास तक छाया फैलाए घने वृक्षों की सघन आकृतियाँ, परछाइयों की रोमांचित करती अनुभूति, बादल और आकाश के रंग अब जीवन से दूर हो गए हैं। सारे रहस्य खुल जाने के बाद कौतूहल, माधुर्य, चाव, रोमांच सब खत्म हो गए। अब जीवन एक सीधी सपाट कोलतार की सड़क पर अविराम दौड़ है। शाम होते होते आकाश में काफ़ी नीचे तक धुआंसा घिर आता है, जिसमें बिजली की रोशनी धुंध के बीच तीर सी चलाती है। बचपन सब कुछ बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेता था, पर अब हर जगह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सारे संबंध अपना अर्थ खोते जा रहे हैं। हर जगह रिक्तता और तिक्तता भरती जा रही है। कभी कभी बड़ी भयंकर ऊब लगने लगती है तरु को। ऐसी मन स्थिति से मुक्ति पाने के लिए सुहास चंद्रा ने मायके हुआने का सुझाव दिया था। थोड़ा चेंज हो जाएगा और फिर मन हल्का उठेगा। मायका, माँ बाप ही नहीं तो मायका कैसा? भाग्यशालियों को नसीब होता है मायका। मेरे लिए ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कुछ दिन मुक्त मन से चिंताहीन होकर बिता सके। अब तो अदले बदले वाले रिश्ते हैं, मनों में कहीं गुंजाइश नहीं। जितना वो करेगी उसके हिसाब से बदला चुका दिया जाएगा, या संभव है उससे लोगों को शिकायत ही रह जाए। शन्नू की एक बात तरु के मन में बड़ी गहरी चुभी है। गौतम मेरे कहने पर तुझे बुलाता है, बताकर शन्नू ने यह भी जोड़ा था।
वो मेरे बच्चों को इतना चाहता है, मुझे इतना मानता है, तू बीच में अड़ंगा डालने आ जाती है। गौतम की पत्नी के साथ हुए अनुभव जो कभी सुखद नहीं रहे मन को और खिन्न कर देते हैं। गौतम के औपचारिक बुलावे आते हैं पर तरु हमेशा टाल देती है। कितने वर्ष बीत गए, किसी शादी ब्याह में चलती फिरती मुलाकात हो जाए तो हो जाए बस। और संजू के घर का हाल, इस हाथ दे उस हाथ से लेने की इच्छा करे, पर लेने की इच्छा ना हो तो इस बेकार के हिसाब किताब को चलाए रखने की ज़रूरत ही क्या है। और जहाँ जाकर सिर्फ परायापन लगे वहाँ जाने से क्या फ़ायदा। कुछ दिन भी काटने मुश्किल हो जाते हैं। इन हिसाबी संबंधों से मन ऊब गया है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुनिया में, जहाँ इस भागम भाग से कुछ समय को निवृत्ति मिल सके। इस रोज़ रोज़ के क्रम से कहीं कुछ अल्प विराम मिल सकता है क्या। असित और चंचल, बाजार और घर, बाहर और भीतर, इन सब के बीच चक्कर खाती तरल। अरे मौज से रहो, तुम्हें क्या परेशानी है, असित कहते हैं फिर जोड़ देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें आराम से रहने से एलर्जी है। सही कहते हैं वे। तरु सोचती है कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरी अपनी बनाई नियति है। बने बनाए खांचों में अगर कोई फिट ना हो पाए तो बेचारे असित क्या करें। उपन्यास एक थी तरु की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 6 में।